Everyone, my name is Nitish. Welcome back to my channel Education Source Doti. आज हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की बात करेंगे। आपने हाल ही में सुना है कि उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी ओपन कॉन्फ्रेंस में। जिन्होंने मारा है वो भी जापान के एक सिटीजन है और नेवी में उन्होंने सर्व किया है। उनका कहना ये है कि वो इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, डिप्रेस थे और फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने क्या किया, इनको गोली मार दी। अगर आप देखा जाए तो इस टाइम में जापान में वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो लोग वहां के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि वो फ्रस्ट्रेट है और उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, गोली मार दी ओपन कॉन्फ्रेंस में। शुरू करते हैं। आज इनकी बायोग्राफी के बारे में देखते हैं, इनके करियर के बारे में देखते हैं और इनकी पॉलिसीज के बारे में देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से क्या क्या काम किए हैं और किस तरीके से वर्ल्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिंजो आबे की बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, इनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं और इनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। तो शिंजो आबे का जो बर्थ है वो 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में हुआ था और ये एक पॉलिटिकल फैमिली से थे। इनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है। इनके दादाजी, नाना जी, पापा सब जो थे वो पॉलिटिकल फैमिली से। अगर इनके ग्रैंडफादर की बात की जाए, दादाजी की बात की जाए, तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे 1937 टू 1946। अगर इनके नाना जी की बात की जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1957 टू 1960 और इनके पिताजी की बात की जाए तो वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 1982 टू 1986। एक पूरा का पूरा जो फैमिली है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो इसी को चलते हुए अब कहते हैं ना कि जिस तरीके का एटमोस्फेयर फैमिली में होता है उसी तरीके की मेंटेलिटी क्रिएट होती है। तो आगे जाके इन्होंने ग्रेजुएशन करी पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद यूएसए में जाके इन्होंने पब्लिक पॉलिसीज में भी स्नातन की, ग्रेजुएशन की। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्होंने एक कोबे स्टील इंडस्ट्री में थोड़े दिन के लिए काम किया 1979 से लेकर 1982 तक और उसके बाद उन्होंने फाइनली पॉलिटिकल करियर शुरू किया। तो करियर की स्टार्टिंग उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से शुरू करी जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बने। अब यहां पे ये इलेक्ट होके नहीं आए थे, जो पार्टी जीती थी उन्होंने उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर वहां पे सर्व करने का मौका दिया। फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट हुए सेम पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्ट होके आए लेजिस्लेटर। कहां से? साउथ वेस्ट रीजन से, यामागुची से। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान 2006 टू 2007 एंड 2012 टू 2020। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में 2 बार अपने पीएम पोस्ट से रिजाइन किया। 2007 में भी किया था और 2020 में भी इन्होंने रिजाइन किया था। और जो रिजाइन किया उसके पीछे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। इनको लगा कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मुझे अब इस पोस्ट पे नहीं बैठना चाहिए, किसी अच्छे पर्सन को यहां पे बिठा देना चाहिए। तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया अपने आप को। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी इनको नवाजा गया है, पद्म विभूषण से। ये फर्स्ट जापानीज पीएम, एज ए पीएम चीफ गेस्ट बने थे इंडिया के रिपब्लिक डे के दिन 2004 में, राइट। अब इनके जो काम है, जो इंटरनेशनली इन्होंने अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पेशली इंडिया के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स किए उनके बारे में देखते हैं। अब रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब जैसे नॉर्मली बात की जाए तो जापान की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो काफी अच्छी नहीं है। चाइना से इनकी अनबन होती रहती है, कोरिया से इनकी अनबन होती रहती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने कोरियन पेनिनसुला, चाइना, इवन म्यांमार तक ये लड़ते हुए पहुंच गए थे। बस ये तो है कि जब यूएसए ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था तब इनको वापस जाना पड़ा था। ओके, अब ये देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले जो इनका स्टेप था वो न्यूक्लियर एनर्जी टू मैरीटाइम। इन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली जो सबमरीन है उसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करी। उसके बाद हमारे पास अब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली 2 सबमरीन हैं। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी इन्होंने हमारे साथ शेयर करी। तो उसके बाद वंदे भारत अब इंडिया में सक्सेसफुली चल रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी में इन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ रिलेशन बना के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, उनको चाइना के इन्फ्लुएंस से कैसे बचाया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये काम कर रहे हैं।
शिंजो आबे जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो G7 कंट्रीज में भी बहुत अच्छा रहा है। G7 कंट्रीज क्या है? ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो G7 में आती हैं। तो वहां पे भी इनके जो प्लान्स थे, उन्होंने अपने जो विचार थे वहां वो शेयर किए थे। इनका सबसे बड़ा प्लान इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंट्रोल करने का था। क्वाड, क्वाड में क्या है? क्वाड में 4 कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज है? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये सारे मिलकर क्वाड बनाती हैं, और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम कर रही है। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी इनके काफी अच्छे रिलेशंस थे। जब इनकी डेथ हुई है तो उन्होंने पर्सनली ट्वीट किया है कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए भी, जापान के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। इनके और बहुत सारे आइडिया जो थे वो आ सकते थे और वर्ल्ड को ग्रो करने में हेल्प कर सकते थे। तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी शिंजो आबे के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेट को इसी तरीके से बढ़ाते रहें। धन्यवाद।